हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो हेलो एवरीवन। तो जीके की मास्टर सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए थे। अब इस पार्ट 2 में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है 26, विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो, लॉयन, चीता, टाइगर और लेपर्ड, यानी कि सिंह, चीता, बाघ और तेंदुआ। तो दोस्तों एजुकेशन है स्टैटिक का, और राइट आंसर इसका होने वाला है चीता। ये चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो चीता है वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है आपका, और जो सिंह है लार्जेस्ट बिग केट, जो केट फैमिली है उसका जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल जो है वो आपका कौन सा है, वो है आपका लोयन। टाइगर जो है लार्जेस्ट लिविंग केट स्पीसीज, जो जितने भी केट स्पीसीज है उनमें सबसे बड़ा जो है वो है आपका टाइगर। और लेपर्ड में आपका हो गया एक्सीलेंट क्लिम्बर, जो सबसे अच्छा क्लिम करता है, यानी कि चढ़ाई करने वाला सबसे अच्छा जो जानवर है वो एक तरह से आपका है लेपर्ड। 27 क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से भारत रत्न इंडिया में सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उसी तरह से जो वर्ल्ड है उसका सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो माना जाता है नोबेल प्राइज। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपसे कि नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, और ऑप्शन आपके पास में है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। और बेसिकली चारों जो आपके नाम है वो बेसिकली चारों को ही इंडिया में नोबेल प्राइज मिल रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे पहला कौन था इनमें से। तो सबसे पहले इनमें से थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो भी लिखा था, इन्हीं के एक उपन्यास से उसको लिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के पहले इंडियन नोबेल लिटरेचर है पुरस्कार लिखने वाले। सीवी रमन है जो कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। मदर टेरेसा को मिला था शांति का पुरस्कार पीस प्राइज में। और आपके आगे है डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको मिला था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 1998 में मिला था। तो मेरे दोस्तों, जो भारत के सबसे पहले जो नोबेल प्राइज जीतने वाले जो पुरुष है वो आपके हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1930 में गीतांजलि के लिए इंडियन नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था, और जिन बच्चों ने इसको अच्छे से देखा था, अगर वो उसको आंसर कर पा रहे हैं मतलब वो इस स्लाइड से अच्छा सीख रहे हैं। तो आप देखिए 4 ऑप्शन आपके पास में, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। तो भाई इनमें से कौन सा जो राइट आंसर है वो होने वाला है। ओके, राइट आंसर आ रहा था पैसिफिक ओशन। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा आपका पैसिफिक ओशन है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा आपका आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जो पैसिफिक ओशन है जो सबसे बड़ा ओशन है, जो अटलांटिक है वो दूसरा सबसे बड़ा है, इंडियन ओशन तीसरा है, और सबसे छोटा आपका हो गया आर्कटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। जो चाय है उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास में आसाम, केरला, गुजरात और पंजाब। उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है आसाम। इससे पहले हमने कॉफी का पढ़ा था, कॉफी का था कर्नाटका, और चाय का क्या हो जाएगा आपका आसाम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बाद, कि भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा आपका आसाम है। आसाम इज इंडियाज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग
एग्जीक्यूटिव जो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो चाय आती है वो आती है आसाम से आपको। साथ में आपको देखो केरला है, मसालों का प्रमुख उत्पादक, हमने इसके बारे में पढ़ा था पहले से भी। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और गेहूँ का जो होता है वो कहाँ होता है, पंजाब में होता है। और पंजाब ही इंडिया के उन स्टेट में से एक था जहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत होती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच इज द करेंसी ऑफ जापान, जो जापान की मुद्रा है वो इनमें से कौन सी है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपके पास में देखो वॉन, दूसरा आपके पास में है येन, तीसरा है युआन और चौथा आपके पास में है बाट। तो दोस्तों जो जापान की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो उसका राइट आंसर वाला आपका येन है। येन इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राइट आंसर का कौन सा हो गया है, येन हो चुका है। साथ में देखो आपके पास में वॉन, तो वॉन है साउथ कोरिया की, जो वॉन है वो साउथ कोरिया की जो करेंसी रहने वाली है, याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। साथ में युआन जो है वो चाइना की है और बाट जो आपकी थाईलैंड की जो करेंसी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। आपके पास में देखो चार ऑप्शन है, जूल, न्यूटन, वाट और पास्कल। देखो पहला ऑप्शन आपके पास में हो गया है जूल, दूसरा हो चुका है न्यूटन, तीसरा हो चुका है आपके पास में वाट और चौथा आपके पास में है पास्कल। तो देखो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है न्यूटन, यानी कि फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो कौन सी होती है, न्यूटन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू लिखते हैं वैसे लिखते हैं, इसमें लास्ट में एन लगाया जाता है, इसका सेंस क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो क्या होती है, 9.81 न्यूटन होती है। और ये न्यूटन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या होती है, यूनिट होती है। तो फोर्स यूनिट आपकी कौन सी हो चुकी है, न्यूटन हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसके अलावा जो और आपके पास में जूल, तो जूल होती है एनर्जी की, जो ऊर्जा है उसकी जो यूनिट है वो होती है जूल। साथ में जो वोट है वो होती है एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की, ठीक है। और आपके पास आ गया पास्कल, पास्कल होती है प्रेशर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं या मौलिक अधिकार का प्रावधान इसमें है। तो देखो ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है, ऑप्शन है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। और दोस्तों सर राइट आंसर वो होने वाला है और होने वाला पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में इंडिया के फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कंसिडर किया गया है। और अभी पार्ट 3 है, शायद हम सब एक बार देख लेते हैं। जो पार्ट 3 है उसका जो राइट आंसर होने वाला है कि फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको। तो पार्ट 1 आपके पास में क्या है, नागरिकता है। पार्ट 1 इसमें है नहीं, मैं बताता हूँ। पार्ट 1 में जो भारत है उसके जो यूनियन जो राज्य है उनके बारे में प्रावधान है। पार्ट 2 में आपकी नागरिकता वो हो चुकी है, सिटीजनशिप यानी कि भारत का जो नागरिक है वो कौन होगा इसके बारे में प्रावधान है। जो पार्ट 3 वो फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। पार्ट 4 में आपका आ गया कौन सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य जो है उसके जितने नीति निर्देशक तत्व है वो पार्ट आपके 4 में इंक्लूड हो गए। और पार्ट 5 में आपका हो गया यूनियन संघ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि मानव आहार में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यानी कि आयोडीन जो बेसिकली नमक में होता है, अगर उसमें हम हमारे शरीर में उसकी प्रचुर मात्रा नहीं हो, इनफ क्वांटिटी में अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं तो वैसे कौन सा जो रोग है, जो डिजीज है वो हमको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन आपके पास में है कौन सा, स्कर्वी, दूसरा आपके पास में है रिकेट्स, तीसरा आपके पास में है गोल्डन की डेंगू और चौथा आपके पास में है एनीमिया, है ना, अरक्तता। तो देखो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर को होगा आपका गोल्डन, गोल्डन जो गले में होता है, ठीक है। स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की वजह से होता है, ये सभी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। एनीमिया विटामिन डी की वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं। तो मानव आहार में आयरन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो वो आपको कौन सा है, गोल्डन गेंदा रोग होता है। आप देख सकते हो गले में यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है, तो थायराइड वाली समस्या स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली फीमेल्स में समस्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज द थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है,
उसमें जो आकार उसका थोड़ा बढ़ जाता है, थायराइड की जो शेप है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि जो है असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे गला आपका मोटा मोटा दिखता है और वो जो है वो आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में होता है। इसका भी रोग जो है दोस्तों भी मैंने बताया विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। गोल्डर का होता है और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने इसके बारे में डिस्कशन किया ही है और जो बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं वो इसका इतनी आंसर दे सकते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? तो देखो ऑप्शन पहला आपके पास में बेरी, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रिकेट्स और चौथा आपका नाम है गोल्डर। उसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है विटामिन सी की कमी से जो होता है वो होता है स्कर्वी रोग होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बाद। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खट्टे फल होते हैं, बेसिकली खट्टे फल जो है इसका मेजर सोर्स होते हैं विटामिन सी का। तो इससे क्या दिक्कत होती है? इसकी दिक्कत होती है ब्लीडिंग गम्स डिजीज, जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है, उनमें से खून आने लगता है आसानी से। तो इसके अलावा दो ऑप्शन और कौन से आपके पास में? वेरी जो ऑप्शन है वो विटामिन डी की घन की डिफिशियंसी होता है, इसका भी हमने पढ़ लिया है। रिकेट्स का भी हमने पढ़ा था विटामिन डी की कमी से, और गोल्डन गेंद का जो कि आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which river is also known as दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ? किस नदी को दक्षिण गंगा यानी कि साउथर्न गंगा के नाम से जाना जाता है? और इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो जो बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं वो भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में कृष्णा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गोदावरी और चौथा आपके पास में है कावेरी रिवर। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और इसके बारे में जितने थे उसके बारे में हमने पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी सबसे लंबी नदी है ये। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे पेनिनसुलर इंडिया है उसकी लॉन्गेस्ट रिवर है ये, साउथर्न गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखने के बाद तो गोदावरी रिवर जो आपकी वो आपकी होती है दक्षिण की गंगा, ठीक है। और देखिए महाराष्ट्र में साइड निकलती है और महाराष्ट्र के साथ साथ ये तेलंगाना के बॉर्डर से आंध्र प्रदेश में फॉलो करते हुए कहाँ पे जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंट इन साउथ इंडिया इट इज कंपेयर्ड टू द रिवर गंगा। तो गंगा की रिवर के कंपेरिजन में इसको माना जाता है कि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लंबी रिवर यही है। तो प्राइमरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। जो कृष्णा रिवर है वो सेकंड लार्जेस्ट है। गोदावरी की बात में जो पेनिनसुलर इंडिया है अगर उसकी कोई लार्जेस्ट रिवर है तो वो कौन सी आपकी गोदावरी रिवर है। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि अरबी सी की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश के पास निकलती है और ऐसा कि हमें आगे आपके पास में कावेरी, वो भी साउथ की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और इसके बारे में एक सेकंड आप याद रखना कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी रिवर है जो पेरेनियल है, जो 12 मास नदी है, यानी कि पेरेनियल रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो पूरे 12 महीने बहती है, वो कौन सी नदी है? वो है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये भी हमने पहले पढ़ा था और जो बच्चे इसका अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने पार्ट वन को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ा है कि भारत पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उसका जो राइट आंसर कौन सा वाला है? होने वाला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% पाई जाती है। जो सेकेंड नंबर पे है वो है ऑक्सीजन, 21% है। और बाकी गैसेस का कॉम्पोजिशन है वो लगभग 1% में आ जाता है। उसके एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा जाना जरूरत नहीं इनको। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21 है और बाकी गैसेस आगे आपकी 1% है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी में देखो ऑप्शन क्या है? एक है टीबिया, एक है फीमर, एक आपके पास में ह्यूमरस और एक आपके पास में है फाइबुला। ठीक है, तो ये भी एक जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फीमर। जो हमारी जांघ होती है, जांघ में जो हमारी हड्डी होती है वो बेसिकली हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक होती है। देखिए दोस्तों, ये इसे कहते हैं फीमर। ये जो आपको रेड दिख रही है ये पूरी क्या है? फीमर वाली हड्डी हमारी सबसे लंबी भी होती है और सबसे मजबूत भी ये होती है। जो टीबिया है आप उसमें देखो ध्यान से, जो पिछली की हड्डी होती है नीचे वाली हड्डी, ये आपकी कौन सी कहलाती है? ये आपकी कहलाती है कौन सी? टीबिया। ठीक है, तो पिछली की हड्डी निचला जो पैर होता है वो हड्डी कौन सी होती है? टीबिया होती है। फीमर हमारी जांघ की हड्डी होती है। ह्यूमरस की होती है हमारी जो अपर बोन होती है, जो अपर आर्म होती है, ये वाली इसकी जो हड्डी होती है उसे कहते हैं ह्यूमरस। और आपके आगे फाइबुला जो कि आपके जो पिछली की पतली हड्डी छोटी वाली है, तो इसकी दो हड्डियाँ आपके पास में, जो बड़ी हड्डी है इसे कहते हैं टीबिया। ये तो आगे आपकी टीबिया में छोटी वाली हड्डी पीछे ये, यानी कि ये वाली हड्डी है छोटी वाली, पतली वाली हड्डी है जो आपको से आगे फीबुला में आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी वो कौन सी है? वो फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी होती है। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? यानी कि जो सैटेलाइट हमने यहाँ से बना के भेजी है, ठीक है, तो इंडिया की सबसे पहली जो सैटेलाइट है उसके ऑप्शन आपके पास में भास्कर, आर्यभट्टा, रोहिणी और चंद्रयान। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला था आर्यभट्टा। जो आर्यभट्टा है वो भारत की पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो है। कैसे दिखती है ये देखो, आप देख सकते हो ध्यान से। आर्यभट्टा जो है 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो भारत की पहली ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ये भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम 5वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और ये आर्यभट्ट वही थे दोस्तों जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया था मैथमेटिक्स में। इसके अलावा तो भास्कर है। भास्कर है अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन है, जो अर्थ का जो अवलोकन करती है, अर्थ की चारों तरफ घूमती है, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन वाली जो सैटेलाइट है वो है भास्कर। 1979 में भारत में उसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट लॉन्च बाई इंडियन रॉकेट SLV-3। जो SLV-3 भारत का पहला रॉकेट है, उसमें जो सबसे पहले सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी वो थी रोहिणी। और चंद्रयान है वो हमारे इम्पोर्टेंट मिशन में से एक रहा है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आगे इसके सक्सेसर रहे। जो सबसे पहले जो चंद्रयान मिशन है वो 2008 में लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दो बार कि मंगलयान जो पहला मंगलयान है, मंगलयान 1 है, वो कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 है वो कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान जो फर्स्ट है जो मिशन हमारा लंदन मिशन रहा है वो 2008 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस सांची स्तूप? कि प्रसिद्ध जो सांची स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था? तो आपका देखो ऑप्शन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और हर्ष। ये 4 ऑप्शन है। तो ये इजी क्वेश्चन है। बेसिकली जो अशोक है, अशोक उन्होंने सारनाथ में जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हो उसमें जो पिलर है दोस्तों, इस पिलर के पास में जो आपको साइन दिख रहा है यही हमारा अशोक स्तंभ है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो इसी सांची के स्तूप से लिया गया था जो कि सारनाथ में है। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। इट वॉज बिल्ड इन 3rd century BC बाय द एम्परर अशोका टू प्रिजर्व एंड ऑनर द रिलीक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जो अशोक था जिन्होंने बाद में बुद्ध जो धर्म है उसको अपना लिया था, तो उसी के दौरान इन्होंने सांची का स्तूप जो है वो बनाया था, जो भी गाँव है मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश स्टेट में है। और किस धर्म के लिए? ये है बुद्ध धर्म के लिए। तो बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, बुद्ध धर्म के जो अनुयायी है इसको फॉलो करते हैं। इसका देखो और ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन जो साम्राज्य है उसके संस्थापक जो थे वो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। कनिष्क जो है वो 4थी बुद्ध समिति के संरक्षक रहे हैं। जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहा है उसके 4थे ये मेंबर रहे हैं। हर्ष जो है वो ग्रेट किंग ऑफ पुष्यबुद्धि डायनेस्टी। जो पुष्यबुद्धि डायनेस्टी रही है उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो वंश रहे हैं, वंशज राजा रहे हैं, उनका नाम है हर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ठीक है, तो तीनों हमारी सेनाएं होती है, उनका मेन जो सुप्रीम लीडर होता है वो लीडर कौन होता है? तो उसमें हमें प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है उन बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ा था इसको। तो अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि CD है इंडिया का,
वही इसका क्या होता है, चीफ होता है बेसिकली, ठीक है। तो चीफ जो है वो अलग एक कंडीशन होती है, वो एक अलग पद होता है, लेकिन हमसे हमें पूछा गया है सुप्रीम कमांडर कौन है। तो सुप्रीम कमांडर जो है दोस्तों इंडिया का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वही इन तीनों सेनाओं का क्या होता है, चीफ कमांडर होता है, सॉरी सुप्रीम कमांडर होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 सेकंड पार्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति इसके क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इन विच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क, यानी कि फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन लोकेटेड, कि एशिया क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से स्टेट में है। तो पहला उद्यान है मध्य प्रदेश, दूसरा है आसाम, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो देखिए दोस्तों जो एशियन शेयर है उनकी बहुत कम क्वांटिटी की बची हुई है, बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं, लिमिटेड नंबर्स के आपको देखने को मिलते हैं, और वो आपको मिलेंगे कहाँ पर, गुजरात में। जो एशियन शेयर होते हैं गिर नेशनल पार्क में वो आपके गुजरात में। जैसे एक्सप्लेनेशन करके दोस्तों, ये जो बेसिकली वाला पार्ट है गुजरात का, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओनली नेचुरल हैबिटेट, जो ओनली नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से जो उनका आवास है वो एकमात्र कहाँ पर है, वो है गुजरात में, और वो कौन से में है, गिर नेशनल पार्क में है, ठीक है। इसके अलावा जो देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट, यहाँ पर बहुत सारे जो नेशनल पार्क है उनमें टाइगर्स का रिजर्व बना हुआ है। साथ में आसाम है, काजीरंगा के लिए फेमस है, हमने पिछले पार्ट में वन हॉर्न टाइग्रोसोरस यानी कि एक सिंह के गेंडे के लिए शो पढ़ा था। और राजस्थान है वो रणथंभौर के लिए फेमस है, यहाँ पर भी राजस्थान की रणथंभौर जो है वो भी एक तरह का टाइगर रिजर्व बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, जो टेलीफोन के आविष्कार है उसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो दोस्तों, पहला है थॉमस एडिसन, दूसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तीसरा आपके पास में कौन सा है, गुथिल्मो मार्कोनी, और चौथा है आपके पास में इसाक न्यूटन। आइजैक न्यूटन चौथा ऑप्शन हो चुका है। तो देखो उसका जो राइट आंसर है वो टेलीफोन का आविष्कार जो है वो क्या था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये देखिए दोस्तों जो स्टार्टिंग में जो फोन आते थे तो इसी तरह रहते थे, यहाँ पर आपका स्क्रीन पर होता, और ये आपका सॉरी ये आपका माइक्रोफोन होता था जहाँ पर बोलते थे, तो ये आपका स्क्रीन वाला पार्ट होता जिससे लोग सुनते थे। 43 क्वेश्चन देखो दोस्तों, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा एजुकेशन है और स्टडी जीके का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है B.R. अम्बेडकर, और चौथा आपके पास में राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर वाला दोस्तों वो वाला है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। जिन्हें दलितों का विषय भी करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है बेसिकली कितनी का आइडिया था इक्वलिटी के लिए। तो इसका राइट आंसर देखो दोस्तों कौन सा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकेरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ये भी एक स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसमें देखो दोस्तों ऑप्शन कौन से, गोल्ड सोना, लोहा, डायमंड हीरा और प्लेटिनम, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होने वाला है डायमंड। हीरा जो है नेचुरली पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर मटेरियल अर्थ का है, ठीक है दोस्तों। तो डायमंड इज एन इलेक्ट्रेट ऑफ कार्बन विद रिजिड 3D लैटिस स्ट्रक्चर मेकिंग इट द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नोन। तो बेसिकली जो कार्बन कंटेंट होते हैं उसका सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर होता है वो वहाँ होता है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बेसिकली वो पाया जाता है वहाँ पे बॉन्ड इसमें डायमंड में हीरे। तो ये इसको सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ का वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। ये हमने पहले पार्ट में कवर किया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे अच्छे से पहला पार्ट पढ़े हैं वो बताएंगे एक बार इसको कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा वाला है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन आपके पास देखो दोस्तों, C.V. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। जैसे कि चारों को ही नोबेल प्राइज मिल रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको सबसे पहले मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अपना कौन सा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए जिन 1930 में।
46 पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस का। तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, शिरीषा बांदला और आपके पास में है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा तो देखो भारतीय महिला पूछा तो वैसे भी आपके यहाँ से क्वेश्चन से आउट हो गया। राकेश शर्मा तो ऑप्शन से पहले कर चुका है। तो उसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों होने वाला कल्पना चावला। कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली फर्स्ट वुमन थी। नासा ने उनको मौका दिया था जाने का, ठीक है। तो ये आपकी कल्पना चावला है, बेसिकली हरियाणा से ये बिलोंग करती थी। कल्पना चावला वाज इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस इन 1997 में। तो सबसे पहले गई थी, हालांकि एक ट्रेजेडी के बाद में इनको जब इनका स्पेस शटल है जब वो वापस कट के लैंड करा था उससे पहले ही एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट होने की वजह से इस पूरे स्पेस क्राफ्ट में जितने भी पायलट्स थे उन सबकी डेथ हो गई थी। तो कल्पना चावला भी उनमें शहीद हो गई थी। तो सुनीता विलियम्स जो है सेकेंड इंडियन ओरिजिन वुमन है जो अभी आपने हाल ही दिनों पढ़ा होगा कि स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ दिन होगी फंस गई थी। और कल्पना चावला जो है वो फर्स्ट वुमन है स्पेस में जाने वाली। काफ़ी शिरीषा बांदला है जो भारत की मुल्क की तीसरी मेन है जो गए हैं भारत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष जो वो थे राकेश शर्मा। आपने अगर देखा हो तो सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने इसे पूछा गया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है दृश्य, तब उनका कहना यह था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्लोगन किसने दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्लोगन इन्होंने दिया था तो उनका नाम था राकेश शर्मा। नेक्स्ट आपके पास में विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इजी क्वेश्चन है और सबको आना भी चाहिए। ऑप्शन आपके पास में सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सिक्किम, गोवा। क्या आंसर है? गोवा। सिक्किम जो है वो सबसे लिस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, तो लिस्ट एरिया वाला स्टेट होता था गोवा। सबसे कम जो एरिया है पावर इसमें गोवा में। ठीक है दोस्तों, तो गोवा जो है वो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है बाई एरिया। सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान, तो लार्जेस्ट हो गया ये सबसे बड़ा। सबसे छोटा हो गया गोवा। जो पॉपुलेशन वाइज है वो सबसे बड़ा आपका कौन सा है? यूपी। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? सिक्किम। अगर आपसे यूपी के प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटा यूपी कौन सा है इंडिया का, तो वो आपका है लक्षद्वीप, जो कि इंडिया के सारे पार्ट में पाया जाता है। तो सबसे बड़े यूपी जो पूछा जाए पूछा था लद्दाख वाला। क्वेश्चन नंबर 48, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? ठीक है, तो हमारा जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है किसने लिखा था? ये भी इजी क्वेश्चन है। लिखा था अपना रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन गण मन है वाज पर्टिकुलरली कंपोज्ड एट भारतो भाग्यो विधाता इन बंगाली बाई पोलिनेथ रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनका जो एक फेमस उपन्यास है भारतो भाग्य विधाता, उसमें ये एक स्लोगन के रूप में लिखा गया था जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था हिंदी और इंग्लिश में। 14 क्वेश्चन है, हु इज पॉपुलरली नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, ये भी बहुत एक क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ पटेल इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है। तो दोस्तों तो क्या सरदार पटेल है जिनकी बिहार के आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्यों जाना जाता है कि 500 से अधिक रियासतों को एक स्वतंत्र भारत में एकजुट करने में उनका जो दृढ़ संकल्प है उसी के रूप में उनको लोक पुरुष की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में युद्ध के समय दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है और शौर्य चक्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं सारे अवार्ड वगैरह में वन बाय वन करके। तो इसका जो नाम है वो है परमवीर चक्र है। जो सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का वो कौन सा रहने वाला है? परमवीर चक्र।
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था भारत रत्न, और वहीं पे है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक है दोस्तों, सेफ जो है वो है आपका परमवीर चक्र। जो सेकंड नंबर पे आने वाला है वो है आपका महावीर चक्र। ठीक है दोस्तों, युद्ध वाले में दिया जाता है। अशोक चक्र है वो शांति के लिए देते हैं, सर्वोच्च शांतिपालन पुरस्कार है। और आता है शौर्य चक्र, जो कि तीसरा सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे होता है परमवीर चक्र आपका, और कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जो सिविलियन अवार्ड है हाईएस्ट, वो तो आपका रहने वाला है भारत रत्न। और आपका जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड रहने वाला है वो रहने वाला है आपका परमवीर चक्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अभी मास्टर सीरीज के लगभग दोस्तों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप 50 क्वेश्चन को जो सारा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।